हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 12वीं में पी ब्लॉक के तत्व में हम लोग देख रहे थे नाइट्रोजन के यौगिक। उसी में आज देखेंगे अगला यौगिक है नाइट्रोजन का अमोनिया, जिसको NH3 से दर्शाते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अमोनिया की जो प्राप्ति है वो कहाँ पे पाई जाती है, जिसको ओकुरेंस भी बोला जाता है। तो अमोनिया जो है वह सूक्ष्म मात्रा में वायु में और मिट्टी में पाई जाती है और यह कार्बनिक पदार्थों के विघटन के फलस्वरूप बनता है। जैसे खेतों में जो यूरिया डाला जाता है वह मिट्टी में पाया जाएगा और यूरिया के विघटन से, जैसे जल के संपर्क में जब ये यूरिया आता है तो उनके विघटन के बाद यहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट ये बनाएगा। ये यूरिया का सूत्र है NH2CONH2 और ये है 2H2O, माने कि जल के संपर्क में आएगा और अमोनियम कार्बोनेट यहाँ पे बनाता है। उसके बाद यह जो अमोनियम कार्बोनेट है वह अमोनिया जल और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है, तो यहाँ से अमोनिया गैस मिलती है। तो इस प्रकार से जो यूरिया है उसके विघटन से अमोनिया गैस मिलेगी। तो इस प्रकार से यह मिट्टी में और हवा में पाया जाता है और कार्बनिक पदार्थों के विघटन से बनता है। अब इसका निर्माण देखेंगे अमोनिया का। तो सबसे पहले निर्माण में आता है प्रयोगशाला विधि, माने कि प्रयोगशाला में यूरिया को कैसे बनाएंगे। तो किसी भी जो अमोनिया रहता है, अमोनिया के लवण जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम कार्बोनेट, ये सब क्या कहलाएंगे? अमोनिया के लवण कहलाएंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्षार के साथ गर्म करते हैं और गर्म करने पे अमोनिया गैस बनती है। जैसे ये अमोनियम क्लोराइड है और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक प्रकार का क्षार है। और यहाँ पे जो लिया गया है अमोनियम क्लोराइड और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी एक क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, अमोनियमय लवण हो जाएगा। तो इनको जब क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो इनमें एक जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक रहता है अमोनिया गैस और इसमें भी बन रहा है अमोनिया गैस। उसके बाद जो भी इधर बचता है उसको संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में बनता है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएगा तो कैल्शियम है और इसमें क्लोरीन है, तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। और जो H4 के रूप में H है यहाँ पे और यहाँ पे OH में H है, ये सब H2 के रूप में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण में के रूप में हर समीकरण को दर्शाया जाएगा। तो किसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, इसको मेन रूप से याद रखना है। तो क्षार के साथ जब अमोनियम लवण को क्रिया कराएंगे तो अमोनिया गैस बनेगी ही बनेगी। उसके साथ जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं उनको खास याद नहीं रखने से भी चल जाएगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं, जब जल पर नाइट्राइट की जब क्रिया कराते हैं तो भी अमोनिया गैस बनती है। तो यहाँ पे जल है H2O और ये नाइट्राइट में यहाँ पे लिया गया है बोरान नाइट्राइट, माने कि Bn, या फिर एल्यूमिनियम नाइट्राइट AlN, या फिर कैल्शियम नाइट्राइट भी ले सकते हैं। तो किसी भी नाइट्राइट को जब जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इधर अमोनिया गैस बनेगी। उसके साथ में क्या बनता है, इसमें एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बना है, इसमें कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना है और इसमें बोरान हाइड्रोक्साइड बना है। तो इस प्रकार से जिसको क्रिया कराएंगे और जो बनेगा, जिसको बनाना है हमको, मेन इसमें अमोनिया को बनाना है, तो हम लोग अमोनिया को मुख्य रूप से याद रखेंगे और उसके साथ जो बचेगा उन सबको अलग से बनाएंगे प्लस करके। तीसरा आता है जो अमोनियम लवणों को गर्म करने पे। तो अमोनियम लवण में अमोनियम सल्फेट भी आता है और अमोनियम सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। यहाँ पे NH4 अमोनियम है,
Na सोडियम है, H हाइड्रोजन है और PO4 फास्फेट है। तो सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट कहलाएगा ये अमोनिया का। इसको जब गर्म करेंगे तो इसमें भी NH4 है, उससे NH3 गैस निकलेगी और ट्वाइस है तो 2 अणु निकल रहा है और इधर NH4 एक ही है तो एक ही NH3 गैस निकलेगी। बाकी जो बचेगा वो इधर बाई प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। तो ये हो गया अमोनिया निर्माण की प्रयोगशाला विधि। इसी प्रकार ये जो अमोनिया में लवण है, इसको यहाँ पर डेल है तो जहाँ पे भी डेल आएगा माने कि वहाँ पे गर्म कर रहे हैं तभी वह क्रिया हो रही है, ये समझना है। अब इसी प्रकार से जो अमोनियम का फास्फेट है उसको भी गर्म करेंगे तो अमोनिया गैस बनती है। यहाँ पे जो अमोनियम फास्फेट है उसको गर्म करेंगे तो यहाँ से भी अमोनिया गैस बनेगी प्लस HPO3 बनेगा और H2O यहाँ से बाहर निकलता है। यहाँ पे जब समीकरण को लिखोगे तो इधर जितना हाइड्रोजन रहेगा इसमें भी इस साइड भी उतना ही हाइड्रोजन होना चाहिए, इधर जितना फास्फोरस है उधर इस साइड भी उतना ही फास्फोरस होना चाहिए। माने कि अभिकारक और उत्पाद दोनों के ओर जो परमाणुओं की संख्या है, तत्वों की संख्या है, वो समान होनी चाहिए, तभी वह संतुलित रासायनिक समीकरण बनेगा। अब देखते हैं कि व्यापारिक रूप से जो अमोनिया का निर्माण है उसको कैसे करते हैं। तो इस विधि का जो आधार है, माने कि व्यापारिक दृष्टि से जब अमोनिया को बनाया जाता है तो उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों के किससे अभिक्रिया के द्वारा अमोनिया गैस बनती है। तो नाइट्रोजन गैस का 1 अणु और हाइड्रोजन गैस का 3 अणु लेते हैं तो NH3 बनती है और इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन है 24 किलो कैलोरी होता है। माने कि यह डेल H का मान ऋणात्मक में है, माने यह एक एक्सोथर्मिक या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और यहाँ पे दोनों तरफ तीर का निशान बना है अभिक्रिया में, माने कि यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो जो भी अभिक्रिया उत्क्रमणीय होगी उसमें ली-सातेलिए का सिद्धांत लागू होता है। माने कि ली-सातेलिए के सिद्धांत के अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें ताप, दाब और आयतन में जब परिवर्तन करेंगे तो अभिक्रिया उस दिशा की ओर अग्रसर होती है जिधर से किया गया परिवर्तन निष्क्रिय हो जाए। तो यहाँ पे ली-सातेलिए का सिद्धांत यहाँ पे लागू होगा। तो इसके लिए ताप, दाब और उत्प्रेरक कौन कौन से यूज होंगे इस प्रक्रिया में उसको देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे निम्न ताप की आवश्यकता होगी। तो अमोनिया का बनना क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, माने कि इसमें से ऊष्मा पहले से ही निकल रही है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसमें अगर ताप को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, विपरीत दिशा में अभिक्रिया होने लगेगी। इसलिए जब पहले से ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है तो वहाँ पे ताप को और बढ़ाएंगे तो उल्टा दिशा में अभिक्रिया होती है। इसलिए यहाँ पे ताप को कम रखा जाता है और निम्न टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे यह क्रिया कराई जाती है। इसके लिए जो ताप का मान है वह 700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद अब देखेंगे कि दाब। तो यहाँ पे जो ताप है उसमें ली-सातेलिए के सिद्धांत के अनुसार कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है तो उसके लिए कम ताप होना चाहिए और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए ताप का मान ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं उच्च दाब। यहाँ पे देखेंगे कि इधर जो है 1 अणु नाइट्रोजन का और 3 अणु हाइड्रोजन का है, माने कि टोटल 4 अणु अभिकारक के हैं। और इधर प्रोडक्ट में देखेंगे तो 2 अणु बस प्रोडक्ट का बना है। तो यहाँ पे 4 अणु है और यहाँ पे 2 अणु है। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा हम लोग प्रेशर डालेंगे अभिकारक में उतनी ही ज़्यादा इधर के अणु क्रिया करेंगे और प्रोडक्ट के अणु बनाएंगे, माने कि क्रिया अग्र दिशा में होगी। और इधर जो 4 है और इधर 2 है
तो जब प्रेशर इधर ज़्यादा डालेंगे, ज़्यादा दाब डालेंगे, तो दोनों तरफ 3-3 अणु होने की संभावना बढ़ जाएगी। माने कि जिधर ज़्यादा है उधर ज़्यादा से कम की ओर अभिक्रिया अग्रसर होगी, माने कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर जाएगा, तो इसमें अग्र दिशा होगी। तो यहाँ पे दाब को बढ़ाने की ज़रूरत रहती है, जिसके कारण यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, और दोनों एक दूसरे से बराबर हो जाएं और इसमें का एक अणु इधर प्रोडक्ट बना ले और 3 और 3 दोनों तरफ हो जाएं। तो यहाँ पे जो अग्र दिशा में अभिक्रिया होगी और यह अभिक्रिया के लिए जो दाब रहता है वह 200 × 10⁵ पास्कल वायुमंडलीय दाब यहाँ पे चाहिए रहता है। तीसरा देखेंगे उत्प्रेरक। तो जो उत्प्रेरक है वह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है या फिर घटा देता है। जो उत्प्रेरक वर्धक रहेंगे वो बढ़ाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे अल्प मात्रा में K2O या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड से मिला हुआ आयरन ऑक्साइड का उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे जो साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए क्रिया की दर को बढ़ाई जाती है। तो ये उत्प्रेरक क्रिया की दर को बढ़ाते हैं और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण जो है शुद्ध और शुष्क होना चाहिए, माने कि प्योर रूप में लेना चाहिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस को, और उसको शुष्क या फिर ड्राई होना चाहिए। और इसमें अशुद्धियाँ जो रहती हैं वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट कर देती हैं। अगर इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि पाई जाएगी तो उसके कारण जो उत्प्रेरक ले रहे हैं उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। इसलिए यहाँ पे जो उत्प्रेरक हैं उनको शुद्ध रूप में अभिकारक के साथ लेना चाहिए। और जो नाइट्रोजन है वो एक अणु है, माने कि एक आयतन, और हाइड्रोजन का 3 अणु है यहाँ पे, तो उसको 3 आयतन मानेंगे। इसको 200 से 800 वायुमंडलीय दाब और 450 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे, जब किसकी उपस्थिति में, फेरिक ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और यहाँ पे जो मॉलिब्डेनम रहता है उसका चूर्ण उत्प्रेरक वर्धक या फिर उत्साहक के रूप में लेते हैं, उसके साथ जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे अमोनिया गैस बनती है और इसमें 22,400 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी, क्योंकि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया रहता है। तो इस पूरी क्रिया विधि को जो हैबर विधि द्वारा कराया जाता है और इसके लिए जो यंत्र लगाते हैं उसमें यहाँ पे 2 ठो पाइप सामान दिया गया है। उसमें एक में से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, दूसरे में से नाइट्रोजन गैस। जब इसको वहाँ से डालेंगे तो ये पहले संपीड़क पे आता है और संपीड़क में से गुजरने के बाद ये आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद यहाँ से होते हुए ये उत्प्रेरक के संपर्क में आएगा, जहाँ पे आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस पोटेशियम ऑक्साइड रखा रहता है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है 700 केल्विन रहेगा। यहाँ से होते हुए ये जो हाइड्रोजन, इसमें का कुछ भाग यहाँ पे आएगा तो अमोनिया गैस के रूप में बन जाएगा यहाँ पे, और कुछ भाग नाइट्रोजन के रूप में बचा रहता है और कुछ हाइड्रोजन के रूप में रहेगा। यहाँ से होते हुए ये आता है और इधर संघनित्र में से इकट्ठा होता है, और यहाँ पे इकट्ठा होने के बाद जो अमोनिया गैस है वो लिक्विड के रूप में, द्रव के रूप में यहाँ पे प्राप्त होगा। अब यहाँ से जो अनरिएक्टेड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस, यहाँ पे अमोनिया बना था, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन यहाँ से निकले थे, तो इसमें का जो अमोनिया है वो द्रव रूप में यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस जो कि रिएक्शन में भाग नहीं लिए हैं, कुछ भाग उसका बचा हुआ है, उसको बोलेंगे अनरिएक्टेड नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, जो कि अमोनिया नहीं बना पाए हैं। और यहाँ से फिर से होते हुए कहाँ पे आ जाएंगे, पंप में आ जाएंगे, और लिक्विड रूप में यहाँ पे आ गए थे तो पंप में आके उसको फिर से ड्राई कर लिया जाएगा। और यहाँ पे ड्राई होने के बाद इस नली से होते हुए फिर से उत्प्रेरक के संपर्क में आएंगे और फिर से यहाँ पे अमोनिया बना करके
लिक्विड रूप में, यहाँ से अमोनिया द्रव रूप में मिल जाएगी। तो यह है हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण करना, जिसको व्यापारिक दृष्टि से इस विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है। अब देखते हैं अमोनिया के गुण। तो जो अमोनिया है उसके दो गुण देखेंगे, पहला है उसका भौतिक गुण और दूसरा देखेंगे उसका रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण में अमोनिया गैस की जो अवस्था रहती है उसको देखेंगे, उसकी रंग और गंध। तो अमोनिया गैस रंगहीन रहती है और तीखी गंध वाली गैस रहती है, माने तीक्ष्ण गंध पाई जाती है। इसके संपर्क में आने पे झंझनाहट होगी, क्योंकि इसकी जो गंध है बहुत तीक्ष्ण होती है और इसके वाष्प से आंसू आ जाते हैं। अगर लैब में कहीं अमोनिया गैस खुला रहता है और उसके संपर्क में जाएंगे तो अचानक आंखों से आंसू बहने लगता है। यहाँ पे हाइड्रोजन बंधों द्वारा यह बंधित रहता है। अमोनिया का जो हिमांक और क्वथनांक, हिमांक उसका 198.4 केल्विन और जो क्वथनांक है वह 239.7 केल्विन रहता है। और जल के समान ही यह द्रव और ठोस दोनों अवस्था में पाया जा सकता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण यह द्रव रूप में भी पाया जाएगा। और इसके गलनांक और क्वथनांक के मान आणविक द्रव्यमान, माने कि इसका जो आणविक द्रव्यमान रहता है अमोनिया का, उसके आधार पर इसके गलनांक व क्वथनांक के मान भी ज़्यादा पाए जाते हैं। यह हो गया अमोनिया का भौतिक गुण। इसी में दो और हैं। अमोनिया जो रहती है वह वायु से हल्की रहती है और इसके वाष्प घनत्व का मान 8.5 होता है। जल में यह अत्यधिक विलेय रहेगी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता रहती है और इसका जो विलयन रहता है वो क्षारीय बनता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। माने अमोनिया और जल का जो विलयन बनाएंगे वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहलाएगा। अब देखते हैं अमोनिया के रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले आता है क्षारीय गुण। तो जो अमोनिया गैस जल में बहुत ज़्यादा विलेय रहती है और यह OH- आयन बनाने के कारण इसका जो जलीय विलयन रहता है क्षारीय प्रकार का होता है। तो यह है अमोनिया गैस NH3 और उसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है प्लस H2O, माने जल से जब रिएक्शन करेगा तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और ये जब हाइड्रोक्साइड टूटता है तो NH4 प्लस और OH- आयन देगा। तो यहाँ पे OH जो माइनस आयन जो भी चीज़ देता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो अमोनिया है वह जलीय विलयन में दुर्बल क्षारीय प्रकार का गुण रखेगा और ये दुर्बल क्षार होता है, प्रबल क्षार नहीं होता है। उसके बाद जो क्षारीय क्षार रहते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो यह क्या करेगा, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जिसके कारण इसका जो जलीय विलयन या फिर शुष्क अवस्था में अम्ल के साथ जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो जलीय विलयन के रूप में भी रिएक्शन करता है और शुष्क अवस्था में भी रिएक्शन करेगा और अमोनियम लवण बनाता है। माने कि जब अमोनिया नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा तो क्षार रहेगा और जब इसको ये प्रबल अम्ल है H2SO4 इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे इसके हाइड्रोक्साइड को अमोनिया के, तो वह अमोनियम लवण माने कि अमोनियम सल्फेट बनाता है। दूसरा देखेंगे इसका दहन। तो जो अमोनिया गैस न तो खुद जलती है माने कि ज्वलनशील नहीं है और न ही यह जलने में सहायक रहता है, लेकिन जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको जलाया जाता है अमोनिया गैस को, तो यह नाइट्रोजन गैस और जल का निर्माण करेगी। तो यहाँ पे जो 4, 3 और 2 और 6 लिया गया है ये अभिक्रिया की समीकरण को संतुलित करने के लिए हैं। तो यहाँ पे 4 अणु अमोनिया का रहता है, 3 अणु ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। तो इधर 4 नाइट्रोजन है तो 2 दूनी 4 नाइट्रोजन हो गया और इधर
12 ठो हाइड्रोजन है तो इधर 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गया, और इधर 3 दूनी 6 ठो ऑक्सीजन है तो इधर भी 6 ठो ऑक्सीजन हो गया। तो इसी प्रकार हर अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए छोटे छोटे गुणांकों को वहाँ पे छोटे छोटे अंकों से उसको गुणा करते हैं समीकरण को। अब देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो जो अमोनिया रहेगा वह प्लेटिनम गाज की उपस्थिति में, यह प्लेटिनम गाज की उपस्थिति में जो अमोनिया है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती है। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड NO यहाँ पे बन रहा है, यह नाइट्रिक अम्ल बनाने की जो विधि रहती है उसका एक स्टेप है, और इसको ओस्टवाल्ड विधि जिससे नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं उसी के एक स्टेप के रूप में इसको मान सकते हैं। और यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा 800 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अब इसी प्रकार जब अमोनिया गैस को कॉपर ऑक्साइड या फिर लेड ऑक्साइड में से प्रवाहित करेंगे तो नाइट्रोजन गैस निकालती है, और जो ऑक्साइड के रूप में जो भी धातु लिए रहेंगे उसको क्या करेगी, धात्विक अवस्था में ला देती है। माने कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर निकाल देगा और लेड ऑक्साइड से लेड बन जाएगा, और नाइट्रोजन गैस अमोनिया से निकलेगी, और यहाँ पे H2O अमोनिया का हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन मिलकर के H2O बनाएगा। अब इसी प्रकार से जब हाइपोक्लोराइड से इसको रिएक्शन कराते हैं अमोनिया को, सोडियम हाइपोक्लोराइड है NaCl को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, तो NaOCl रहेगा तो इसको सोडियम हाइपोक्लोराइड बोलेंगे। इसके साथ जब अमोनिया को रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन बनता है। यहाँ पे NH2 को बोलते हैं हाइड्रोजन, प्लस बनेगा NaCl प्लस बनता है H2O। उसी प्रकार जो ब्लीचिंग पाउडर, इसको याद कर लेना कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोला जाता है इसको, CaOCl2। यह है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। प्लस जब अमोनिया क्रिया करता है तो इसमें जब ऑक्सीजन है और इसमें हाइड्रोजन है तो यहाँ से H2O तो निकलेगा ही, प्लस कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, और ये नाइट्रोजन गैस बन करके बाहर निकल जाएगा। उसी प्रकार अब देखेंगे हैलोजन के साथ अभिक्रिया। तो जो अमोनिया है उसके आधिक्य को जब क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा, और नाइट्रोजन मुक्त करेगी जब ज़्यादा मात्रा में अमोनिया लेंगे तब। लेकिन जब क्लोरीन को ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है। यहाँ पे 3 अणु क्लोरीन है, 8 अणु अमोनिया है, तो अमोनिया को ज़्यादा मात्रा में लिए हैं तो अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, प्लस नाइट्रोजन निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ही ठो अमोनिया है और 3 ठो क्लोरीन है, तो जब क्लोरीन को ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनेगा। तो इसको परीक्षा में पूछता है तो कैसे पूछेगा, जब क्लोरीन के साथ अमोनिया को अधिक मात्रा में लेंगे और कम मात्रा में लेंगे तो कौन कौन से प्रोडक्ट हमको मिलेगा, इस प्रकार से पूछेगा। या फिर पूछेगा कि अमोनिया से नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और नाइट्रोजन गैस कैसे बनाओगे, तो इस प्रकार से घुमा फिरा के इसको क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे आयोडीन के साथ जब क्रिया देखेंगे तो जो अमोनिया रहती है वह आयोडीन के साथ जब क्रिया करती है तो अमोनियम नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड बनेगा। यहाँ से NH3 और NI3 बन जाएगा और 3HI बाहर निकलेगा। उसी प्रकार से अब देखते हैं, इसी को जब गर्म करेंगे अमोनियम नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड को तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकलेगी, आयोडीन गैस निकलेगी और अमोनियम आयोडाइड बनता है। अब देखेंगे कि क्षारीय धातुओं से अभिक्रिया। तो जो क्षारीय धातु रहेंगे जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या हो जाएंगे, क्षारीय धातु हैं। इनसे जब अमोनिया को क्रिया कराते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी अमोनिया में से और क्या बनता है, एमाइड उसका बनेगा।
तो जब भी क्षारीय धातुओं से रिएक्शन कराते हैं अमोनिया को, तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है प्लस एमाइड बनता है। तो जो अमोनिया में NH3 रहता है, लेकिन जो एमाइड बनेगा उसमें NH2 रहता है। अब देखेंगे कि धात्विक लवणों के जलीय विलयन से क्रिया। तो जो भी धात्विक लवण रहेंगे, जैसे धातु आयरन धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, क्रोमियम धातु है, और इनका लवण बोलेंगे तो इनका क्लोराइड, तो आयरन क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्रोमियम क्लोराइड, ये इसका लवण हो गया। इसके साथ जब अमोनिया का जलीय विलयन, माने कि जलीय विलयन, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इससे जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, धातु के हाइड्रोक्साइड बन जाता है। माने कि यहाँ पे उल्टा क्रिया हो गया, इसका जो क्लोरीन है इसके साथ जुड़ गया और इसका OH है इसके साथ जुड़ गया। तो जो क्लोराइड के रूप में था उसका हाइड्रोक्साइड बन गया, और जो हाइड्रोक्साइड के रूप में था उसका क्लोराइड बन गया। तो इस प्रकार से लाल भूरा रंग का आयरन का मिलता है, श्वेत जिलेटिनी कलर का एल्यूमिनियम का मिलता है, और हरा कलर का क्रोमियम का मिलेगा। अब देखते हैं लुईस क्षार के रूप में अमोनिया। तो जो अमोनिया है लुईस क्षार के रूप में काम करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन पर क्या रहता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, और इसे लुईस क्षारक कहते हैं। क्योंकि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करता है, उसको लुईस क्षार कहते हैं। माने कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करता है उसको लुईस क्षार बोला जाता है। तो यहाँ पे अमोनिया में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो उस लोन पेयर को यह क्या करेगा, ऐसे तत्व को या ऐसे यौगिकों को जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यून बोला जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, उनको दान करेगा, और दान कर करके लुईस क्षार के रूप में प्रदर्शित होगा। तो यहाँ पे जो BF3 है, ये BF3 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये लुईस अम्ल है। माने जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा और लुईस अम्ल कहलाएगा। तो BF3 लुईस अम्ल रहता है। और कई प्रकार के संक्रमण तत्व भी रहते हैं जिसमें D ऑर्बिटल पाया जाता है, वो वेकेंट रहता है, खाली रहता है। तो जब ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो उसको रखने के लिए खाली ऑर्बिटल जिनके पास रहेगा और उस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर लेंगे, और यहाँ पे एडक्ट का या फिर उप सहसंयोजी यौगिक बन जाता है। तो यहाँ पे जब लुईस क्षार और यह लुईस अम्ल दोनों रिएक्शन करे तो यहाँ पे एडक्ट का निर्माण होता है, या फिर यहाँ पे क्या है, जो सिल्वर है या D ब्लॉक का है, कैडमियम D ब्लॉक का है, कॉपर D ब्लॉक का है। तो जब D ब्लॉक के तत्वों के साथ जिनमें रिक्त D ऑर्बिटल पाया जाता है अमोनिया को रिएक्शन कराते हैं तो उप सहसंयोजी यौगिक बनता है। तो उप सहसंयोजी यौगिक को बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट जो है उप सहसंयोजी यौगिक को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे सिल्वर और 2 ठो अमोनिया, यहाँ पे 4 अमोनिया होना चाहिए तभी NH4 होगा, NH3 4 होगा। यहाँ पे जैसे 4 4 है, इसमें भी 4 होगा, इसको सुधार लेना। इस प्रकार से सहसंयोजी उप सहसंयोजी यौगिक बनता है। तो जहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने से जो ये बंध बनता है उसको उप सहसंयोजी बंध बोलेंगे। तो यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने से बंध बन रहा है, तो यहाँ पे उप सहसंयोजी बंध इनमें पाया जाएगा और ये यौगिक उप सहसंयोजी यौगिक कहलाएंगे। उसी प्रकार से जो रहता है, अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को श्वेत अवक्षेप वाले सिल्वर क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो डाईएमीन सिल्वर 1 क्लोराइड मिलता है। माने कि यहाँ से H2O बस निकल रहा है, बाकी जो अमोनिया है इसी क्लोराइड के बीच में जुड़ जा रहा है, Ag और Cl के बीच में। उसी प्रकार जब कॉपर सल्फेट के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड को क्रिया कराएंगे तो इसमें भी NH3 कॉपर और सल्फेट के बीच में जुड़ जाएगा, प्लस H2O यहाँ से बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार से इसकी रिएक्शन पाया जाता है। और ये गहरे नीले रंग के
यह गहरा नीले रंग का होगा, संकुल यौगिक का निर्माण करेगा और ये भी संकुल यौगिक बनाता है। उसके बाद देखेंगे नेस्लर अभिकर्मक से अभिक्रिया। तो जो अमोनियम लवण रहता है वह क्षारीय नेस्लर अभिकर्मक माने कि K2HgI4, इसी को बोला जाता है नेस्लर अभिकर्मक। इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो ऑक्सी मर्क्यूरिक अमोनियम आयोडाइड बनाता है, जिसका भूरे कलर का अवक्षेप मिलेगा। तो यहाँ पे जो K2HgI4 और अमोनिया और KOH जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ का जो Hg रहता है 2 ठो है, 2 अणु लिए हैं, तो दोनों Hg और यहाँ पे O का O और इधर NH2 और यहाँ के I, ये सब मिल करके ऑक्सी डाइमर्क्यूरिक अमोनियम आयोडाइड का भूरा अवक्षेप यहाँ पे मिलता है, जो क्या कहलाएगा नेस्लर अभिकर्मक से अभिक्रिया का प्रोडक्ट होता है। उसके बाद आता है फास्जिन से अभिक्रिया। तो फास्जिन का जो सूत्र होता है उसको COCl2 कहते हैं और COCl2 फास्जिन का सूत्र है। इसके साथ जब अमोनिया क्रिया करता है तो यूरिया का निर्माण करेगा। यहाँ पे NH2 यहाँ से आएगा और दोनों में एक एक हाइड्रोजन बचता है, और दोनों हाइड्रोजन इन दोनों क्लोरीन से क्रिया करेगा और 2HCl बना लेगा, और यहाँ का CO और इसमें का NH2 मिल करके यहाँ पे यूरिया का निर्माण करते हैं। अब देखेंगे सांद्र HCl से क्रिया। तो जो अमोनिया है HCl से क्रिया करेगा तो अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, NH3, इसका एक जुड़ गया तो NH4 और ये Cl, ये श्वेत कलर का जो धूम्र के रूप में दिखाई देता है। अब इसकी संरचना देखेंगे तो जो अमोनिया अणु की जो संरचना है वो इस प्रकार से रहती है। इसको क्या संरचना बोलेंगे? पिरामिडी प्रकार की संरचना पाई जाती है। एक यहाँ पे लोन पेयर है और 2 हाइड्रोजन है और बीच में केंद्रीय परमाणु के रूप में यहाँ पे नाइट्रोजन पाया जाता है। इसका जो बंध कोण का मान है 107.8 डिग्री रहेगा और ये जो बंध रहते हैं सहसंयोजी बंध रहेगा, और इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच के जो बंध की लंबाई है वह 101.7 पिकोमीटर पाया जाता है। ये हो गया अमोनिया की संरचना। इसको यहाँ पे लैंग्वेज में दिया हुआ है और इसमें जो संकरण पाया जाता है वो sp3 प्रकार का संकरण पाया जाता है। तो इसका बंध कोण होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट का, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसके कारण इसका बंध कोण क्या हो जाता है? कम हो जाएगा और कम होकर के 107.8 डिग्री का पाया जाता है। अब देखेंगे अमोनिया के उपयोग। तो नाइट्रोजनी उर्वरक जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट बनाने में इसका उपयोग होता है। कई प्रकार के रसायन बनाने में जैसे साल्वे अमोनिया विधि द्वारा सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने में अमोनिया का उपयोग होता है। तीसरा देखेंगे कि प्लास्टिक आदि और कार्बनिक रंग बनाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। जो रेफ्रिजरेटर या फ्रिज रहते हैं उनमें, या बर्फ वाला जो कारखाना रहता है उसमें प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग होता है। अत्यंत उपयोगी प्रयोगशाला में जो भी अभिकर्मक यूज होते हैं उनमें से अमोनिया एक बहुत ही यूजफुल, बहुत ही उपयोगी अभिकर्मक के रूप में उपयोगी है। और धब्बा और चिकनाई, कहीं पर भी काले धब्बे लग जाएंगे या फिर किसी प्रकार की चिकनाई रहती है तो उसको हटाने के लिए भी अमोनिया गैस उपयोग आता है। युद्ध और दंगों में हम लोग पढ़े थे कि इसको अमोनिया को क्या करते हैं, आंसू निकलता है इसके संपर्क में आने से, पहले पढ़ चुके हैं इसके गुण में। तो जहाँ पे युद्ध हो रहा है, भीड़ ज़्यादा लगी हुई है, भीड़ को हटाया नहीं जा पा रहा है या फिर दंगे फसाद हो रहे हैं, वहाँ पे इस गैस को छोड़ देंगे तो आंसू निकलने के कारण भीड़ का
बुरा हाल हो जाता है और भीड़ जो अश्रु गैस के रूप में आंसू निकलती है उनसे, उनकी आंखों से, और भीड़ को तितर बितर करने में या भीड़ को कम करने में या भीड़ को तितर बितर करके फैलाने के लिए आदमियों को उसका यूज किया जाता है। औषधि और कृत्रिम रेशम के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। कृत्रिम का मतलब है मानव निर्मित, तो वह रेशम जिसको मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है वहाँ पे क्या करेंगे, अमोनिया का यूज करते हैं। अब देखेंगे कि जो प्रशीतन में अमोनिया का उपयोग कैसे होता है। तो जो प्रशीतन है उसका मतलब होता है बर्फ बनाना। तो बर्फ बनाने के लिए जो अमोनिया गैस का उपयोग होता है ये सही है। अब उच्च दाब पे, दाब को क्या रखेंगे, बहुत ज़्यादा रखेंगे, और संपीड़ित माने कि उसको प्रेशर डाल करके क्या करेंगे, संपीड़ित वाले अमोनिया गैस को ठंडे जल में से प्रवाहित करते हैं। इस प्रकार से उसके लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है और जो अमोनिया गैस है उसको संपीड़ित, यह है अमोनिया गैस के प्रयोग द्वारा बर्फ बनाने का। यहाँ पे ठंडा जल इसमें डाला जाता है और द्रव अमोनिया यहाँ पे पाई जाती है और यहाँ से जल बाहर निकलता है। यहाँ स्टाफ कार का लगा रहता है, बीच में जो बर्फ जमने के लिए जगह है, और ये जो है जल का पात्र, जल पात्र में पहले जल भरा रहता है, लेकिन जब उसमें संपीड़ित अमोनिया गैस को प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, ये जो बर्फ है यहाँ पे जो जल भरा रहता है वो बर्फ के रूप में जम जाता है, और जमने के बाद क्या होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से द्रव अमोनिया को डालेंगे, द्रव, यहाँ से अमोनिया गैस आएगी, द्रव अमोनिया, उसके बाद संपीड़ित होने के बाद कार को खोलेंगे तो इस पाइप में से होकर के ऐसे ऐसे अमोनिया गैस इसमें प्रवाहित होगी। प्रवाहित होने पे यहाँ पे जो जल भरा रहेगा वो बर्फ में बदल जाएगा, जम जाएगा। उसके बाद अतिरिक्त अमोनिया गैस यहाँ से होते हुए पंप में आ जाएगी, और पंप में आने के बाद उसको फिर से यहाँ पर संपीड़ित किया जाएगा, और संपीड़ित करने के बाद यहाँ से संपीड़ित अमोनिया गैस फिर से इसमें कंटिन्यू प्रवाहित होगी। तो इस प्रकार से कंटिन्यू प्रवाहित होता रहता है, और संपीड़ित गैस के संपर्क में आने से जल क्या हो जाएगा, संपीड़ित गैस ठंडे जल में से प्रवाहित करेंगे, जिसके कारण द्रवीभूत हो जाता है अमोनिया गैस, और द्रव अमोनिया नमक युक्त जल कुंड में रखे हुए जल के पात्र के आसपास से गुजरता है और गैस बनने के कारण उस वातावरण को ठंडा करता है, और नमक युक्त जो जल रहेगा वह निम्न ताप तक ठंडा हो जाता है, और जल पात्रों में जो भरा हुआ पानी जम करके बर्फ बन जाता है। यहाँ पे नमक युक्त जल यहीं पे रखा हुआ है, इसी में से प्रवाहित हो, यहाँ से गैस आएगा तो यहाँ पे द्रव अमोनिया में चेंज होगा, फिर इसमें से नमक युक्त से प्रवाहित होगा, उसके बाद इसमें का जो जल बनेगा फिर यहाँ से पंप में आएगा, पंप में आकर के यहाँ पे फिर संपीड़ित होगा, संपीड़ित होकर के फिर इसमें से आएगा। वही प्रक्रिया चलती रहती है और इसमें प्रशीतक के रूप में उपयोग होता है। अब देखेंगे कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, तो ऑक्साइडों को हम लोग को केवल उसका देखना है संरचना। तो नाइट्रोजन जो है विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, जैसे कि यह है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और आता है नाइट्रिक ऑक्साइड जिसका सूत्र होता है NO, और इसमें जो नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित किया है, तो यहाँ पे जो +1 है नाइट्रोजन का +1 ऑक्सीकरण अवस्था है, यहाँ पे नाइट्रोजन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है, और नाइट्रोजन का जो अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था रहता है उसी के आधार पे ये अलग अलग प्रकार की इसमें संरचना या ऑक्साइड पाए जाते हैं। ये होता है N2O3 डाई नाइट्रोजन, N2 है तो डाई नाइट्रोजन, और 3 ठो ऑक्सीजन है इसलिए ट्राई ऑक्साइड, 3 को बोला जाता है ट्राई। अब इसमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था पाया जाएगा। यहाँ पे NO2 ये है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, इसमें +4 ऑक्सीकरण अवस्था पाया जाता है।
अब देखते हैं N2O4। तो N2O4 में पाया जाता है +4 ऑक्सीकरण अवस्था, और इसको डाई नाइट्रोजन, 2 ठो नाइट्रोजन है तो डाई नाइट्रोजन, और 4 ठो ऑक्सीजन है तो 4 को बोलेंगे टेट्रा, और ऑक्सीजन को ऑक्साइड, तो डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड इसको बोलेंगे। यहाँ पे N2O5 है तो इसको नाइट्रोजन 5 ऑक्सीजन है तो पेंटा ऑक्साइड बोलते हैं। इसको बनाने की यहाँ पे ऑक्साइडों का बनना एक एक समीकरण दिया गया है जिसके थ्रू इसको बना सकते हैं। तो पहला जो है नाइट्रस ऑक्साइड को बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे, हीट माने की, तो ये बनेगा N2O + H2O बनेगा। दूसरा में क्या करते हैं, सोडियम नाइट्राइट और फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल को रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे NO या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, प्लस सब कुछ से मिल करके बाई प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है। उसी प्रकार से यहाँ पे डाई नाइट्रोजन बनाने के लिए किसको लिए हैं, नाइट्रस ऑक्साइड और NO2 माने कि नाइट्रोजन पर ऑक्साइड को रिएक्शन कराए, माने कि कूल माने कि यहाँ पे ठंडा किए हैं कितने पे, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ से बना है N2O3। इसी प्रकार से यहाँ पे लेड नाइट्रेट को 673 केल्विन ताप पे लिए हैं तो लेड ऑक्साइड, प्लस यहाँ पे बना है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। इसी प्रकार से देखेंगे आगे तो यहाँ पे NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन पेरोक्साइड को पहले कूल किए ठंडा करेंगे तो N2O4 माने कि डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड मिलेगा। लेकिन इसी को जब फिर से हीट माने कि गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन पेरोक्साइड मिलता है, माने कि यहाँ पे दोनों दिशा में उत्क्रमणीय रिएक्शन हो सकती है। अब इसको देखेंगे तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बनाने के लिए यह है नाइट्रिक अम्ल और यह फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ही है। इसको P2O5 का 2 अणु लिया है तो P4H10 हो गया है। इसको नाइट्रिक अम्ल के साथ जब क्रिया करा है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है। अब इन सब के गुण के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है तो सबको ये गुण जो पढ़ने से समझ में आ जाएगा तो इसको आप लोग पढ़ लेना गुण को। ये गुण उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे रंगहीन है तो रंग उसका कुछ भी नहीं पाया जाएगा, जल में अल्प विलेय है तो जल में कम विलेय होगा, और जो सूंघने पर हंसी उत्पन्न होती है। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसको लाफिंग गैस भी बोला जाता है, इसलिए इसको लाफिंग गैस इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसको सूंघने पे हंसी उत्पन्न होती है, हंसने लगता है व्यक्ति। ये उदासीन प्रकृति के होते हैं, ठोस अवस्था में हल्का नीला पीला कलर का रहेगा और इसका गलनांक 375 केल्विन रहेगा। उसके बाद जो अगला ऑक्साइड है वो कमरे के ताप पर रंगहीन रहता है, यह भी विषम इलेक्ट्रॉनिक बंध के कारण क्रियाशील रहेगा, NO। अब यहाँ पे अगला जो है वो अस्थायी रहेगा, नीला कलर का रहता है, N2O3। ये जो N2O3 है ये क्या रहेगा, अस्थायी रहेगा, नीला रंग का रहेगा और गलनांक इसका 393 केल्विन पाया जाएगा और इसकी अम्लीय प्रकृति पाई जाती है। उसके बाद आता है NO2, तो ये क्या रहेगा, भूरे रंग का क्रिस्टलीय गैस है और अम्लीय प्रकृति का रहता है। N2O4 रंगहीन रहेगा, ठोस भी रहता है और द्रव रूप में भी रहता है और अम्लीय प्रकृति इसमें पाई जाती है, माने कि एज अम्ल व्यवहार करेगा। यहाँ पे जो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है वह श्वेत वाष्पशील रहेगा, ठोस रहता है, गलनांक इसका 303 केल्विन, अस्थायी रहता है और अम्लीय प्रकृति इसमें पाई जाती है। अब अगली क्लास में देखेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संरचना के बारे में। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड की संरचना हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस यहीं तक, और यहाँ तक अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करना और लिख करके रिएक्शंस को याद करने की कोशिश करना, और रासायनिक गुण में क्या क्या लेने पे क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं इसको अच्छे से ध्यान दे करके लिखना
तो रिएक्शन को याद करने में सरलता होगी। अभी के लिए बस यहीं तक, अगली क्लास में फिर आगे पढ़ेंगे।